नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग प्रकरण हम पढ़ रहे थे। उपसर्ग प्रकरण में हमने उपसर्ग की परिभाषा के बारे में जाना था कि किस उपसर्ग की परिभाषा क्या है। हमने देखा कि ऐसे शब्दांश होते हैं उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं। और परिवर्तन भी तीन प्रकार का हमने परिवर्तन पढ़ा था कि वो मूल शब्द के अर्थ को प्रभावशाली बना देते हैं, या दूसरा परिवर्तन था कि वो मूल शब्द के अर्थ को विपरीत यानी एकदम उल्टा यानी विलोम शब्द के रूप में बदल देते हैं, जैसे मान का अपमान हो जाता है अप उपसर्ग लगने से। तीसरा था कि वो मूल शब्द के अर्थ को एकदम नया बना देते हैं यानी कि बदल देते हैं। तो तीन प्रकार के परिवर्तन हमने उपसर्ग में पढ़े थे। आज हम उपसर्ग के उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए हमने चार भेद भी पढ़े थे कि उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग माने गए हैं, हिंदी के भी उपसर्ग माने गए हैं और विदेशी भाषा के भी उपसर्ग माने गए हैं। इसके अलावा संस्कृत के कुछ ऐसे अव्यय शब्द हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये चीज़ें पढ़ी। आज हम संस्कृत के उपसर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखिए दोस्तों, उपसर्ग जैसा कि हमने इसकी शुरुआत के अर्थ में बताया था कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना है उप, क्योंकि ये भी एक उपसर्ग है उप जो आज हम पढ़ने वाले हैं। और सर्ग का अर्थ देखा था हमने सृष्टि, और उप का मतलब हमने आज पढ़ेंगे, इसको हम बताया था पास या नज़दीक। ठीक है, तो उप भी अपने आप में एक उपसर्ग है जो इस मूल शब्द यानी सर्ग के साथ जुड़कर के नया ही अर्थ देता है, उपसर्ग। ठीक है, तो हम संस्कृत के उन उपसर्गों की चर्चा करने वाले हैं। संस्कृत के उपसर्ग। अब यहां संस्कृत के उपसर्ग कहने का मतलब क्या है? यहां संस्कृत के उपसर्ग कहने का मतलब यह है कि ऐसे उपसर्ग जो हमने संस्कृत भाषा से एज इट इज़ यानी ऐसे के ऐसे जिस प्रकार वो संस्कृत भाषा में चलते हैं उसी प्रकार हमने उनको हिंदी भाषा में प्रयुक्त कर लिया है, उन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहा जाता है। और उनका बदला हुआ स्वरूप यानी तद्भव रूप हमारे हिंदी के उपसर्गों के नाम से जाने जाते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग के सामने आप लिखें कि तत्सम शब्द वाले उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से ज्यों की त्यों हिंदी में या हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, इनको हम तत्सम तद्भव शब्दों में भी पढ़ते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। ये वही तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से एज इट इज़ हिंदी में आए हैं। अब देखिए, संस्कृत उपसर्गों की अगर संख्या की बात की जाए तो ये आज तक वैसे कोई प्रामाणिकता नहीं है इसमें, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग संख्या बताई गई है और उस संख्या में भी कुछ उपसर्गों को इधर उधर, इसका मतलब 22 किसी ने संख्या बताई है, किसी ने 21 संख्या बताई है, और उन 22 को ज़्यादातर प्रामाणिक माना गया है। लेकिन कई किताबों में उन 22 में कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो दूसरे ने अव्यय के रूप में माने हैं, जैसे एक स्व उपसर्ग की अपन चर्चा करेंगे अव्यय शब्दों में। लेकिन कई यानी एनसीईआरटी की किताब में इस स्व को भी संस्कृत का ही उपसर्ग माना गया है। लेकिन अधिकांश विद्वान ये बात कहते हैं कि ये एक अव्यय है जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये स्व एक अव्यय है जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है। इसको हम अलग विभाजन में पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे उपसर्ग जो ऐसे अव्यय जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। तो पहले आइए इन 22 उपसर्गों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से वो 22 उपसर्ग हैं। देखिए, सबसे पहला उपसर्ग है अति।
अब जिस प्रकार का हमने स्टार्टिंग में जब वीडियो शुरू किया था, पहली क्लास में हमने ये बताया था कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तो ये पूछा जाता है कि संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है इनमें, या विदेशी भाषा का उपसर्ग इनमें कौन सा है। तो हमें इन 22 उपसर्गों में वो उपसर्ग छांटने हैं। अब देखिए ये कन्फ्यूजन वाला हिस्सा हो गया कि इसको हम संस्कृत का उपसर्ग माने या अव्यय माने। तो इसमें भी एक तरह का विवाद है। तो जहाँ अगर ये आ जाए संस्कृत का उपसर्ग है और वहाँ पर ऑप्शन में ये स्वयं हो और बाकी के उपसर्ग दूसरी भाषा के हों, विदेशी भाषा के या हिंदी भाषा के, तब तो हम इसको मानेंगे संस्कृत का ही उपसर्ग। लेकिन अगर इसके अलावा जिन 22 उपसर्गों की यहाँ हम चर्चा करेंगे, अगर वो उपसर्ग इसमें आए तो फिर हम इसको संस्कृत का नहीं मानेंगे बल्कि अव्यय मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है अति उपसर्ग। ठीक है, अब इसका अर्थ भी, क्योंकि ये शब्दांश होते हैं, हमने देखा कि उपसर्ग क्या होते हैं, ये शब्दांश होते हैं, यानी शब्द नहीं होते बल्कि शब्दों के अंश होते हैं। अगर शब्द नहीं होते तो सार्थकता का गुण इनमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये सार्थक नहीं होते। शब्द ही भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई मानी जाती है, परंतु उसके बावजूद भी इनका कुछ अर्थ बताया जाता है विद्वानों द्वारा और परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि अति उपसर्ग का क्या अर्थ है। तो आइए एक बार अति उपसर्ग का इसके ब्रैकेट में हम लिखते हैं, ये अधिक, ये जो उपसर्ग है अति, वो अधिक के अर्थ में, ऊपर के अर्थ में और परे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि उपसर्गों को कैसे छांटें। तो कई बार तो ये सामान्य रूप से संयोग बनाते हैं। उपसर्ग क्या करेंगे, या तो संयोग के रूप में होंगे, जब तो हमें पता चल जाएगा तुरंत ही कि भाई अति उपसर्ग है, जैसे अतिसार। देखिए, तो यहां तो हमें छांटने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें ये पता है कि अति उपसर्ग है तो हम इसको बहुत आसानी से छांट लेंगे। लेकिन कई बार ये संधि शब्द भी बनाते हैं, जैसे देखिए अतीन्द्रिय। अब ये शब्द है अतीन्द्रिय। अगर किसी को ये नहीं पता हो कि अतीन्द्रिय का अर्थ क्या है और इन दोनों में कौन कौन से शब्द दो मिले हैं, तब तक वो इसमें से अति उपसर्ग को छांटने में परेशानी होगी। इसलिए हमें संधि की जानकारी, जो कि हम पहले दे चुके हैं, उन संधियों को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही है, जो कि स्वर संधि का एक भेद है। अगर हम इसको यहाँ से संधि विच्छेद करते हैं तो आप देखेंगे कि अति प्लस इंद्रिय, दो शब्द निकलते हैं। तो ये मूल शब्द क्या है इसमें, इंद्रिय। ठीक है, इंद्रिय में भी ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो मूल शब्द तो हो गया इंद्री। ठीक है, हमारी जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, अब इसमें अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है और अतीन्द्रिय का अर्थ हो गया इंद्रिय, यानी हमारी इंद्रियों, जो हमारी 5 इंद्रिय हैं उनसे अति यानी परे। तो ऐसी चीज जो बियॉन्ड द हमारी वर्ड हो, या कहें कि हमारी इंद्रियों से परे हो, जैसे ईश्वर के विषय में बात आती है तो ईश्वर जो है वो अतीन्द्रिय विषय माना जाता है, क्योंकि हमारी इंद्रियों से वो गोचर नहीं है। अगोचर भी इसलिए उसको बोला जाता है। हम उसको अपनी इंद्रियों से, यानी टच करके नहीं देख सकते, आंखों से नहीं देख सकते और बहुत सारी चीज़ों से नहीं देख सकते। तो मतलब अपनी 5 इंद्रियों से नहीं देख सकते, मतलब वो अतीन्द्रिय है। तो यहाँ संधि भी हो रही है और यहाँ पर उपसर्ग भी है, हम छांट सकते हैं आराम से इसमें से। ठीक है, और भी देखिए, जैसे एक शब्द है अत्यधिक। अत्यधिक, अब देखिए कैसे टूटेगा ये, अति प्लस अधिक, दो शब्द निकलेंगे अत्यधिक में से, अति प्लस अधिक। यहां पर भी संधि हो रही है। बस अब आपको संधियों की जानकारी, अब अगर वो पूछे, यहां तो बताया था हमने कौन सी संधि हो रही थी, दीर्घ संधि। अब ये संधियों के प्रकरण में हम बहुत डीपली इन चीजों को पढ़ चुके हैं। अब आपको यह ध्यान रखना है कि कहाँ संधि हो रही है, कहाँ। अब इसमें से प्रश्न पूछ सकता है कि इसमें कौन सी संधि है और क्या उपसर्ग है, या क्या उपसर्ग है कौन सी संधि है। अगर वो उपसर्ग पहले पूछता है तो अति उपसर्ग और दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अगर वो पहले संधि और फिर बाद में उपसर्ग पूछे तो दीर्घ संधि और अति उपसर्ग। इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। आप ध्यान रखें इस चीज का, यहाँ अति उपसर्ग है। और अगर पूछता है कि संधि कौन सी है, तो इको यणची वाले शब्द में आपको याद होगा, तो यहाँ पर यण संधि का ये
उदाहरण है। कौन सी संधि है? यण संधि, जो कि स्वर संधि का ही एक भेद है। ठीक है, तो ये अति, अब हमें कुल मिला के इस अति उपसर्ग को एकदम दिमाग में बिठा के रखना है कि अति नाम का उपसर्ग है जो संस्कृत भाषा के उपसर्गों में शामिल है और इस प्रकार से वो संयोग से शब्द बनाता है और इधर संधि प्रकरण से भी नए शब्द बनते हैं। इसका मतलब उपसर्गों में समास की ही तरह संयोग वाले शब्द भी मिलेंगे और संधि वाले शब्द भी हमें मिलेंगे। अब देखिए अगला उपसर्ग कौन सा है। बहुत सारे उदाहरण हैं इनके, लेकिन हमें चीज़ों को छांटना आना चाहिए, हमें देखना आना चाहिए कि किस प्रकार से हम इसमें से वो निकालेंगे मूल शब्द और उपसर्ग। अधि, अगला उपसर्ग है अधि। अधि का मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अधि का मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अब देखिए कैसे शब्द बनाएगा। जैसे मान लो अगर इससे सिंपल शब्द बन रहा हो अधि से, तो जैसे अधिकार, ये सिंपल मतलब संयोग वाला, यहां हम छांट सकते हैं आसानी से कि यहाँ अधि उपसर्ग है और कार ये प्रत्यय की तरह क्री धातु का प्रत्यय है ये कार, तो अधिकार शब्द बन गया। लेकिन अगर ये संधि के रूप में जुड़ा हुआ है कहीं, किसके रूप में? संधि के रूप में, तो ये ऐसे मिलेगा। देखिए अध्यक्ष। अब पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। अगर आपको संधि प्रकरण की जानकारी है तो आप बहुत अच्छे से छांट सकते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। अधि उपसर्ग है और मूल शब्द जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? अक्ष। अधि प्लस अक्ष, और ये जो अक्ष शब्द है वो मूलतः अक्षी का ही अर्थ देता है। बलाघात के नियम के कारण यहां से ई ए में बदल जाता है, तो अक्षी काय में बदल जाएगा? अक्ष में। अक्षी यानी आंख, और अधि का मतलब होता है जो आंखों के सामने है। अब देखिए यहाँ इसका एक अर्थ और निकल गया, सामने। जो अध्यक्ष होता है किसी भी मीटिंग में बिल्कुल सामने बैठता है, सबकी नजर उस पर रहती है, वो क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, ऐसे ही और भी शब्द हैं। अध्यादेश। अब देखिए क्या निकलेगा उपसर्ग? अधि प्लस, अब देखिए इसमें एक और उपसर्ग है आ, फिर उसके बाद में मूल शब्द निकलेगा देश। अब पूछे आपसे आ उपसर्ग का शब्द, तो आदेश भी बन जाएगा पूरा। यहाँ आ भी उपसर्ग है। अच्छा, ऐसे सवाल भी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं कि अध्यादेश में कितने उपसर्ग हैं, तो आप इसमें से छांट सकते हैं पहला और दूसरा, यानी इसमें 2 उपसर्ग हैं। तो ऐसे शब्द देगा 4 विकल्प में से, जिसमें से 3 में तो 2-2 उपसर्ग होंगे और किसी एक में एक ही उपसर्ग होगा। अब आपको पहचानना है कि इसमें कितने उपसर्ग हैं। जिसमें एक उपसर्ग है, पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में एक ही उपसर्ग है या 2 उपसर्ग नहीं है, तो आप छांट के निकाल सकते हो उसमें। जैसे देखिए इस तरह का शब्द भी आ सकता है, अधीक्षक। अब देखिए यहां संधि कौन सी हो रही है? यहां तो वही अध्यादेश में कौन सी संधि हो रही है? यण संधि। ठीक है, यहां कोई संधि है ही नहीं, यहां भी यण संधि हो रही है। ये संधि प्रकरण में हमने ये हर शब्द को समझाया है। जिसने भी संधि प्रकरण अच्छे से पढ़ा हुआ है उसको उपसर्गों में बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। अधीक्षक में देखेंगे आप, बड़ी की मात्रा कौन सी की पहचान बताई थी? दीर्घ संधि की। मूल शब्द अगर आपको पता है कि अधि नाम का उपसर्ग है तो आप छांट सकते हैं, और इसमें से जो दूसरा शब्द निकलेगा वो निकलेगा ईक्षक। अधि धन ईक्षक। ईक्षक का मतलब होता है देखने वाला, जो सामने से आपको देखे। अधीक्षक क्या होता है? वो देखता है सारी चीजों को सामने से। अधीक्षक। तो ई बन रही है छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के दोनों क्या बन रही है? बड़ी ई। मतलब कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है। ऐसे ही एक शब्द है जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, अधीश। बहुत अच्छा शब्द है। अब देखिए यहां भी संधि हो रही है, वही दीर्घ संधि, अधि धन ईश। अब आपको ये बाद वाले शब्द भी ध्यान रखने हैं कि ईश में बड़ी ही ई आती है हमेशा, छोटी ई से ईश नहीं बनता है। ये वाला ईश गलत होता है, क्योंकि एग्जाम्पल में आपको ये मिलेगा भी, लेकिन ये गलत है। ईश में बड़ी ई की मात्रा आती है, या अधि में छोटी ई की मात्रा आती है। हो सकता है आपको देगा कौन सा विकल्प गलत है, तो इसका विकल्प ऐसे भी दे सकता है आपको, अधि प्लस ईश। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का कोई अधि शब्द है ही नहीं, बड़ी ई की मात्रा अधि में नहीं आती है, तो ये गलत हो जाएगा। सही शब्द संधि विच्छेद क्या निकलेगा? अधि प्लस ईश। और पूछे उपसर्ग कौन सा है? अधि उपसर्ग। संधि कौन सी है?
दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। तो इस तरह हमें संधि प्रकरण की जानकारी होना बहुत जरूरी है उपसर्ग को पढ़ने से पहले। तो आप उपसर्ग को पढ़ने से पहले संधि प्रकरण को एक बार पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम अगले उपसर्ग की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा, संख्या पर हम चर्चा कर चुके हैं। 22 उपसर्ग होते हैं। अनु, अनु का मतलब होता है पीछे। इसका जो अर्थ होता है अनु का वो होता है पीछे। कभी कभार समान और एक जैसा यानी सादृश्य दिखाने वाला शब्द भी इसका होता है, जैसे समान या सादृश्यता दिखाने वाला। ठीक है। तो अब देखिए अनु उपसर्ग को कैसे छांटेंगे। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अनुचर यानी किसी का पीछे पीछे चलने वाला। अनुचर क्या होता है? सेवक होता है, जो किसी के पीछे सेवा करता है, पीछे पीछे चलता है। अनु यानी पीछे चलने वाला, चर यानी चलने वाला। ऐसे ही ये तो सामान्य शब्द हो गया, संयोग से बना हुआ। ऐसे ही देखिए बहुत अच्छा शब्द है अनुज। अब इसमें भी एक तो अनु उपसर्ग है और ये जय जो है मूल शब्द की तरह भी प्रयुक्त होता है। कई बार ये इसको प्रत्यय भी मान लिया जाता है। अनुज, अनुज का मतलब होता है पीछे जन्म लेने वाला। पीछे यानी बाद में जन्म लेने वाला। तो बाद में जो जन्म लेता है वो क्या होता है? छोटा। अनुज मतलब छोटा भाई। और अगर छोटी बहन है तो वो क्या हो जाएगी? अनुजा। क्या हो जाएगी? अनुजा हो जाएगी। अनु प्लस जा। ठीक है। तो इस तरह हम इन उपसर्गों को यहां से छांट सकते हैं। बहुत सारे शब्द हैं। अनुभव, देखिए यहां पर किसी प्रकार की संधि नहीं है, लेकिन संधि शब्द भी आ सकता है। जैसे अनुष्ठान, बहुत अच्छा शब्द है अनुष्ठान। संधि विच्छेद अगर किसी को पता है किसी को, तो वह आसानी से निकाल सकता है, नहीं तो ऐसे निकालेगा वो। अगर संधि विच्छेद पता नहीं है तो अनु तो निकल रहा है, सही है, लेकिन स्थान क्या शब्द है? ये तो कोई शब्द ही नहीं है। सही मूल शब्द क्या निकलेगा? स्थान। तो अनु प्लस स्थान से बनता है अनुष्ठान। व्यंजन संधि का उदाहरण है। हमने संधियों में बहुत डीपली इनको पढ़ाया है, आप एक बार इनको देखेंगे। ऐसे ही और शब्द है अन्वीक्षा। देखिए बहुत अच्छा शब्द है। अब देखिए यह आधा न है। अगर किसी ने अनु उपसर्ग के बारे में जानकारी नहीं है तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि अन्वीक्षा में ए है उपसर्ग या अनु उपसर्ग है। तो आप देखें अनु प्लस ईक्षा। कई बार ये बाद वाले शब्द ज़्यादातर परेशानी करते हैं। कई बच्चों के साथ ये दिक्कत है कि वो उपसर्ग तो छांट लेते हैं, लेकिन बाद वाले संधि में वो ईक्षा ये वाला निकलेगा या ये वाला इच्छा निकलेगा, उनको ध्यान नहीं रहता। तो इसलिए आप ऐसे शब्दों को ध्यान दें। ये इसमें इच्छा ये गलत है, ईक्षा होता है। ईक्षा यानी देखना। अन्वीक्षा का मतलब किसी चीज को एकदम बारीकी से देखना, अन्वीक्षा हो जाएगा। ठीक है। ऐसे एक शब्द है जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, अन्वेषण। क्या बनेगा इसका? अनु उपसर्ग है, अनु प्लस ऐषण। ठीक है, ये ऐषण सही है। अब इसमें कोई ये आई वाली मात्रा लगा दे आपको कि ये ऐषण, तो ये गलत हो जाएगा। अनु प्लस ऐषण से बनेगा अन्वेषण। ठीक है, आपने ये संधियां पढ़ी होंगी तो आपको इसमें पूछ सकता है कि कौन सी संधि है। ये अरे लेवे कौन सी संधि में बढ़ते हैं? यण संधि में। तो ये भी यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें संधि प्रकरण में और अच्छे से समझ में आएंगी। ये अनु उपसर्ग की कहानी हो गई। अब अगला उपसर्ग है चौथा, अप। अप उपसर्ग है। अप बहुत बार आपने जैसे अपमान, अपशब्द, इस तरह के शब्द देखे होंगे। अप का मतलब होता है बुरा। ठीक है, अप का मतलब क्या होता है? बुरा। अब मान लो शब्द बनाने हैं इसके, अप प्लस मान, देखिए आसानी से छांट सकते हैं। अपमान, अपशब्द। ठीक है, अपशब्द बन जाएगा ये। लेकिन संधि वाला शब्द आ गया तो उसको छांटना थोड़ा सा टिपिकल होता है। शब्द बनेगा अपेक्षा। अब आप इसमें से छांटो। अगर आपको अपेक्षा शब्द आपका पढ़ा हुआ है और आपको जानकारी है कि अप नाम से कोई उपसर्ग है, तो बड़े आराम से आप इसको छांट सकते हैं, निकाल सकते हैं कि अपधन ईक्षा। और ये ईक्षा शब्द बार बार शब्दों में आएगा, तो यहाँ पर अप प्लस ईक्षा। अब अपेक्षा जो होती है वो क्या होती है? अपेक्षा का मतलब होता है किसी से हम उम्मीद लगाते हैं, अपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। तो मतलब देखना, और किस दृष्टि से?
कैसी? अब ये बुरी दृष्टि से देखना नहीं होता है, अर्थ ही बदल गया, अब का अर्थ तो बुरा होता है, लेकिन अपेक्षा का मतलब होता है किसी की तरफ एक भावनात्मक दृष्टि से या किसी जरूरत की दृष्टि से देखना कि हमने उससे अपेक्षा की। ठीक है, तो ये वैसे देखा जाए तो नेगेटिव शब्द ऐसे कहते हैं कि हमें किसी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो ये अपेक्षा वही वाला शब्द है, अप उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। आगे वाला, इसके बाद वाला 5वां उपसर्ग है अपि। देखिए आप, अपि का मतलब आप संस्कृत में खूब पढ़ते हैं भी, बहुत सारे शब्द बन जाते हैं इससे। अपितु, ठीक है, अपितु मतलब, अपितु का मतलब किंतु के अर्थ में, कदाचित के अर्थ में लगाया जाता है। अपितु, अपिधान। अब देखिए, अपिधान का मतलब होता है ढक्कन, किसी की चीज को ढकने का जो होता है बर्तन, उसको कहते हैं ढक्कन। तो अपिधान का नया ही अर्थ बन गया। अपिधान मतलब, अब इसमें छांटेंगे पता चल रहा है आराम से, अपिधान हो गया। ठीक है, तो इस तरह इन उपसर्गों को छांटना भी हमें आना चाहिए। 5 उपसर्ग हो गए हैं। अब इनका अर्थ भी बार बार वो परीक्षा में पूछता है, तो आपको इन उपसर्गों के अर्थ की भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से शब्द का क्या अर्थ है या कौन से उपसर्ग का क्या अर्थ है। अभी देखिए, अभी उपसर्ग का अर्थ होता है एक तरह से, अभी का मतलब होता है श्रेष्ठ, अभी का मतलब होता है सामने, अभी का मतलब होता है ऊपर। इस तरह के इसके अर्थ होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। बहुत सारे शब्द इसके संधि में बनते हैं और उपसर्गों में, संधि में बहुत सारे शब्द इसके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए क्या इससे वो बनते हैं शब्द, जैसे अभिमान, अभिज्ञान, बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। यहाँ तो हम छांट लेंगे बड़े आसानी से कि अभी उपसर्ग है, लेकिन कई बार संधि शब्दों में इनको छांटना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। जैसे अभ्यर्थी आ गया, क्या बनेगा? अभी प्लस अर्थी। अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला या इच्छा रखने वाला। ठीक है, कोई विशेष इच्छा, अब इसका एक अर्थ होता है विशेष, तो विशेष इच्छा रखने वाला होता है अभ्यर्थी। जैसे हम किसी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो उसमें हम इच्छा रखते हैं पास होने की, अभ्यर्थी है हम, आवेदक जैसा, तो अभ्यर्थी शब्द बन जाएगा इसका। ठीक है, और भी कई सारे इसके शब्द बनेंगे। अभी का मतलब सामान्य शब्द भी बनेंगे संयोग वाले, और संधि वाले शब्द भी इसमें बनेंगे। जैसे सामान्य शब्दों में आप देखें, देखिए बहुत अच्छा शब्द है ये कई बार शब्द युग्मों में बहुत पूछा जाता है, अभिज्ञ। अब यहां पर कोई संधि नहीं है, अभिधनज्ञ, ज्ञ बोलते हैं इसको। ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, अभी का मतलब होता है कोई विशेष ज्ञान को रखने वाला, अभिज्ञ यानी जानकार हो गया। कई बार इसका विलोम शब्द एग्जाम में, परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसका जो विलोम बनेगा वो बनेगा अनभिज्ञ। अब वो अनभिज्ञ शब्द कैसे बनेगा? इसमें हम अनुपसर्ग लगाएंगे। अब ये जो अनुपसर्ग है वो संस्कृत के उपसर्गों में शामिल नहीं है, ये अव्यय है जो संस्कृत की तरह प्रयुक्त होता है, और एक ए भी यूज होता है, ए भी प्रयुक्त होता है। अब देखिए ये कैसे होगा, यहाँ अन ही प्रयुक्त होगा, और नया शब्द जो बनेगा यहाँ पे केवल अन जुड़ जाएगा, ए की मात्रा इसमें लग जाएगी, ये बन जाएगा अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब यहाँ तो था जानकार, विशेष ज्ञान रखने वाला, और अन उपसर्ग लग गया, यानी नए का अर्थ देता है, निषेध का अर्थ देता है। अनभिज्ञ का मतलब अनजान। क्या बन गया? जो किसी चीज का जानकार नहीं हो, किसी चीज से परिचित नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? अनभिज्ञ कहलाएगा। तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो गया? एक तो अनुपसर्ग हो गया, और दूसरा उपसर्ग कौन सा हो गया? अभी। 2 उपसर्ग हो गए, और मूल शब्द क्या निकलेगा इसमें? ज्ञ, जानने वाला, इसका मूल शब्द निकलेगा। ठीक है, देखिए ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, अभीष्ट। ये अभीष्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। कई बार शब्द शुद्धि में भी पूछ लिया जाता है, ये अभीष्ट नहीं होता है, ठ नहीं होता या ट होता है। अब इसका जो विच्छेद बनेगा, अब देखिए यहाँ तो हमें अभी ऐसा दिख रहा है बड़ी मात्रा वाला, पर क्योंकि यहाँ पर संधि हो रही है इसलिए अभी तो निकल गया उपसर्ग, और इष्ट निकल गया इसमें मूल शब्द।
तो ये बन गया अभीष्ट। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कौन सा उपसर्ग है इसमें, अभी उपसर्ग है। ठीक है, अब देखिए अगला है उपसर्ग 7वां, अव का मतलब भी होता है बुरा। ठीक है, अव का मतलब भी होता है बुरा, कमी के अर्थ में भी हम इसको प्रयुक्त करते हैं। किसके अर्थ में, कमी, किसी चीज की कमी के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। अब देखिए जैसे मान लो शब्द है अवज्ञा, अवज्ञा। अब देखिए इसमें ये मूल शब्द की तरह प्रयुक्त हो रहा है, बहुत अच्छा शब्द है। अवज्ञा का मतलब होता है किसी चीज की अवहेलना करना। अवहेलना भी देखिए एक शब्द हो गया। ठीक है, तो अब इनमें अव उपसर्ग निकल गया, अवहेलना। ठीक है, अवसर, ठीक है, ये अव उपसर्ग है। तो इस तरह जहां संधि नहीं है उनको तो हम आसानी से छांट सकते हैं, पर कई बार संधि वाले शब्द भी पूछ लिए जाते हैं इसमें, जैसे अवाप्ति। देखिए यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे ए उपसर्ग है क्या, लेकिन नहीं है। क्या बनेगा ये, अव प्लस आपति, ये शब्द बनेगा, अव उपसर्ग है इसमें। तो हमें इन उपसर्गों का थोड़ा सा ये अर्थ पता होना चाहिए और इनसे बनने वाले शब्दों के बारे में भी जानकारी हमें होनी चाहिए। एक शब्द है अवगुंठन, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अवगुंठन शब्द है, अव प्लस गुंठन, यानी घूंघट को कहा जाता है। अवगुंठन किसको कहा जाता है, घूंघट को कहा जाता है। ठीक है, तो ये शब्द हैं उपसर्ग, जिनमें कईयों में तो संधि वाले शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। देखिए अगला उपसर्ग है आ। आ उपसर्ग है, आ का अर्थ होता है तक। ठीक है, जैसे अपन आमरण, आजन्म, इस तरह के बहुत सारे हम शब्द पढ़ते हैं। आ का मतलब तक भी होता है, कई बार ये पूर्णता का अर्थ भी देता है। किसका, पूर्णता का, किसी चीज के पूर्ण होने का ये भी ये अर्थ देता है। कभी कभार ये विपरीत यानी उल्टा होने का अर्थ भी देता है। किसका अर्थ देता है, विपरीतता का अर्थ भी देता है। कई बार ये गौणता को भी सूचक करता है। गौण किसी को एक तो होता है प्रधान और एक उसका विपरीत होता है उल्टा। ठीक है, तो गौण का भी सूचना देता है। ये एक तरह से तक का अर्थ होता है सीमा, यानी कि एक लिमिट को तय कर देता है, ऐसा शब्द भी होता है। आप देखिए जैसे आजन्म, आजन्म क्या शब्द बन गया, जन्म। आजन्म का मतलब होता है जब तक जन्म है, यानी जब तक जीवन है। तो आजीवन भी शब्द बन जाएगा इससे। इसी तरह का ही शब्द है आजीवन, आराम से छांट सकते हैं हम इसमें। आजीवन, आमरण, ठीक है, इस तरह के शब्द बनते हैं बहुत सारे। आभूषण शब्द भी इसी से, आ से ही बना हुआ है, आभूषण। ठीक है, आभूषण भी इसी से बना हुआ है, आ प्लस भूषण। भूषण का मतलब होता है सुंदरता वाले, यानी एक तरह से क्या कहें इनको, संसाधन हो गए जो सुंदरता बढ़ाते हैं, आभूषण। ठीक है, तो इस तरह आ उपसर्ग से भी बहुत सारे शब्द बनते हैं। संधि शब्द भी इससे बनते हैं, उनके कम बनते हैं संधि शब्द भी। जैसे एक शब्द है आच्छादन। देखिए अच्छा शब्द है, ये संधि शब्द है। इसमें आ प्लस छादन। अब इसमें चे का आगम हुआ है, चे का आगम हुआ है। हमने ये आगम संधि में पढ़ा हुआ है, व्यंजन का आगम, तो हमने आगम संधि में इसको पढ़ा हुआ है आ उपसर्ग को। ठीक है, अब ये देखिए आपने एक पैटर्न देखा होगा उसमें कि ए आ वाले पढ़ने वाले हमने 8 उपसर्ग पढ़ लिए हैं। कितने उपसर्ग पढ़ लिए हैं, 8 उपसर्ग पढ़ लिए हैं। अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, आ। अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, आ। इस तरह हमने 8 उपसर्ग ए वाले पढ़ लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से 8 उपसर्ग हैं जो ऐसे बनते हैं, उनको एक क्रम में हमको याद रखना है। इसके बाद में दूसरा क्रम शुरू होता है, यानी नवा उपसर्ग जो शुरू होता है वो उत, उ वाले शब्दों को हम लेकर के बना रहे हैं, उत और उद। देखिए ये उत और उद की कहानी संधि प्रकरण में भी हमने बताई थी कि हमें उत और उद में से संधि के हिसाब से जो भी अप्रोप्रिएट शब्द, जो भी सही शब्द निकल रहा है उसको निकालेंगे। बाकी दोनों का अर्थ लगभग क्या एक ही है, दोनों एक ही तरह से ये उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। दोनों ही शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। इसका अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है ये, उत यानी ऊपर। जैसे उत्थान शब्द है,
उद प्लस स्थान से बना हुआ है, हमने संधि में पढ़ा है। ठीक है, उत्थापना शब्द है, हमने संधि में पढ़ा है। और उज्ज्वल शब्द है, बहुत सारे शब्द हैं, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये उपसर्ग है, बहुत इससे बनने वाले बहुत सारे शब्द परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और थोड़ी सी भी गलती हमें पीछे कर देती है। देखिए उज्ज्वल शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है उज्ज्वल। अब हमें पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, और विकल्प में वो कुछ भी दे सकता है, उत दे देगा, उज भी दे सकता है, उ उपसर्ग भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, उत या उद उपसर्ग है। लेकिन कई बार अगर वो दोनों ही दे दे, वैसे देगा नहीं, अगर दे दे तो उत प्लस ज्वल करना है आपको, इसको प्राथमिकता देनी है। फिर उसके बाद में ज्वल, ये ज्वल ये शब्द बनेगा। अब ये आप देखें कि व्यंजन संधि में तैदय के बाद में जहाँ जय होता है तो तैदय किस में बदल जाता है, जय में बदल जाता है। तो यहाँ उज्ज्वल में दोनों ही ज आधे आएंगे। कई बार ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, एक जय को वो बाद वाले को बड़ा पूरा बना देता है इस तरह, तो ये रॉन्ग है, हमें देखना है। विशेष रूप से बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, एकदम सरल शब्द है, पता होते हुए भी हम इसको कई बार गलत कर देते हैं। उज्ज्वल में दोनों ही जय आधे आएंगे, ये चीज हमें देखनी है। ऐसे ही शब्द है उच्चारण। देखिए व्यंजन संधि जिन्होंने पढ़ी है वहीं काम आता है ये उच्चारण, स्वर संधि में काम नहीं आता है, व्यंजन संधि में ही काम आता है। तो यहां पर व्यंजन संधि मिलेगी ज्यादातर शब्दों में, उत प्लस चारण, क्या बन जाएगा, उच्चारण। उल्लेख, उल्लेख शब्द में भी वही उत प्लस लेख। तो इस तरह ये आधे च, आधे ले, आधे जय वाले जो शब्द है उनमें उत या उद उपसर्ग होता है, जिसका मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठता के अर्थ में। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ उच्चारण का तो अर्थ ही बदल गया, किसी चीज को उच्चरित करना, बोलना कहलाता है उच्चारण, तो कहाँ गया, ऊपर का अर्थ नहीं है, चला गया। इसका मतलब ये है कि ये शब्द ना होकर के शब्दांश होते हैं जो नए शब्द के साथ जब मिलते हैं तो अपने अर्थ को छोड़ भी देते हैं, यानी कि उस अर्थ को एकदम उल्टा भी बना देते हैं, दूसरा अर्थ भी बना देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, या विशेष भी बना देते हैं। जब ये अपना अर्थ नहीं छोड़ते तब ये अपने अर्थ को थोड़ा सा बनाए रखते हैं। जैसे अभी अपन पढ़ेंगे वी उपसर्ग से ज्ञान में वी उपसर्ग मिला तो विज्ञान बनेगा। जैसे वी उपसर्ग है, ज्ञान शब्द में जुड़ेगा, ज्ञान मतलब नॉलेज, और विज्ञान का मतलब होता है विशेष प्रकार की नॉलेज, साइंस जिसको कहा जाता है। तो वी उपसर्ग क्या करेगा, बना रहेगा, अपने अर्थ में विशेषता ही लाता है, बिल्कुल खत्म नहीं होता या बिल्कुल अपना अर्थ छोड़ता नहीं है, बना रहता है। तो इस तरह के शब्द हैं जिनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। अब देखिए 10वां उप, ये भी महत्वपूर्ण उपसर्ग है। उप का मतलब, क्योंकि हमने यहाँ उपसर्ग में भी ये देखा था, देखिए उपसर्ग भी इसी उप उपसर्ग से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है पास या नजदीक। उप का मतलब क्या होता है, पास, नजदीक। कभी कभार आपने देखा होगा उपनिदेशक, यानी कि अपने अधीनस्थ के अर्थ में भी ये प्रयोग में लिया जाता है, जिसको कहते हैं सहायक के अर्थ में। क्या, सहायक के अर्थ में। गौण अर्थ में भी ये प्रयुक्त होता है। भाई एक तो होता है प्रधान निदेशक और उपनिदेशक होता है गौण निदेशक या सहायक निदेशक, ऐसे। तो उप भी उपसर्ग है, महत्वपूर्ण उपसर्ग है। बहुत सारे शब्द इससे बनते हैं, जैसे उपहार, उपकार, ठीक है, इस तरह से शब्द बनते हैं। तो ये संधि शब्द नहीं बनाता है, ये सिंपल ही शब्द बनाता है। ठीक है, उप वाला, उपनिवेश, इस तरह के। यहां संधि उप वाले शब्दों में संधि नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उप उपसर्ग हो, यानी ऊ से बनने वाले कितने हो गए। अब यहाँ पे देखिए कई किताबों में उत को अलग उपसर्ग माना है और उद को अलग उपसर्ग मान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों एक है। कुछ विद्वानों ने उद को महत्व दिया है, कुछ विद्वानों ने उत को महत्व दिया है। हमें यहाँ पर दोनों को एक ही उपसर्ग मानना है। ठीक है, ये ऊ से बनने वाला दूसरा उपसर्ग है उप। ठीक है, अब देखिए 10 उपसर्ग हो गए हैं, 22 उपसर्गों की हम करेंगे चर्चा। 11वां उपसर्ग है दुर, बहुत ही महत्वपूर्ण उपसर्ग है। दुर का मतलब होता है कठिन या बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होता है दुर। अब एक इससे मिलता जुलता और शब्द है दुस। अब देखिए कई किताबों में दुर और दुस को एक ही उपसर्ग के रूप में माना गया है। एनसीईआरटी की किताब में दोनों को, दुर और दुस को ऑब्लिक लगा के एक ही उपसर्ग माना गया है, लेकिन इनसे बनने वाले शब्दों का रूप
एकदम अलग होता है, अलग अलग होता है। हम छांट सकते हैं बिल्कुल कि कहाँ तो दुस निकलेगा और कहाँ पर दुर निकलेगा। हालांकि दोनों ही मूलतः संस्कृत का ये अव्यय है, उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखना। ये दुहु से निकले हुए हैं। हमने कहा जब हम संधि की चर्चा करते हैं तो हम इसको प्राथमिकता देते हैं तो संधि होती है, लेकिन जब हमें उपसर्ग में छांटना पड़ता है ऐसे उपसर्गों को तो वह या तो दुर होगा या दुस शब्द निकलेगा। अब इससे बनने वाले पहले दुर से शब्द देखते हैं हम। देखिए दुर्लभ शब्द है। दुर्लभ जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है कि यहाँ दुर प्लस लभ, ऐसे कोई संधि नहीं हो रही है, बस ये आधा रे इस वाले शब्द के ऊपर चला जाता है तो नया शब्द बन जाता है। लभ का मतलब होता है प्राप्त और दुर का मतलब होता है कठिन या बुरा, यानी कि जिसको प्राप्त करना कठिन हो वो होता है दुर्लभ। ऐसे ही देखिए अगला शब्द है दुराचार। क्या यहां संधि हो रही है क्या? ऐसे भी सवाल एग्जाम में पूछेगा कि ऐसा शब्द बताएं जिसमें उपसर्ग भी है और संधि भी है। यहां संधि दिख रही है क्या आपको? हो सकता है कई लोगों को दिख रही हो, लेकिन यहां पर संधि नहीं है। देखिए दुर प्लस आचार, दुराचार। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है दुर्वस्था, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिए यहां पर दुर प्लस अव प्लस स्था से बनेगा। यहां तो कोई संधि नहीं है, अवस्था बन जाएगा। यहां पर भी कोई संधि नहीं है, देखें आप, दुर्वस्था। लेकिन शब्द शुद्धि में ये बहुत बार शब्द पूछा जाता है और इसके लिए क्या लिखा रहता है? दुरावस्था, जो कि एकदम गलत है। दुरावस्था नाम का कोई शब्द नहीं होता है, दुर्वस्था होता है, यानी बुरी अवस्था। ज्यादा से ज्यादा वो एग्जाम में क्या करेगा, आपको जब संधि पूछेगा तो दुहु प्लस अवस्था भी दे सकता है। क्या देगा? दुहु प्लस अवस्था, दोनों ही सही है। दुर भी सही है, दुहु भी सही है, क्योंकि अगर संधि पूछता है तो हम दुहु प्लस अवस्था बताएंगे, विसर्ग संधि। अगर उपसर्ग पूछता है तो हम दुर प्लस अवस्था बताएंगे, यानी कि कोई संधि नहीं, केवल संयोग बताएंगे। समझ में आ रहा होगा? बहुत अच्छा शब्द है। ऐसे ही एक शब्द और है, जैसे दुरभिसंधि। दुरभिसंधि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दुरभिसंधि का मतलब होता है जब हम किसी से कूटनीति से किसी के खिलाफ कोई संधि करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, वो होती है दुरभिसंधि। अब यहां भी देखिए दुर हलंत लगाना जरूरी है, प्लस अभी प्लस संधि। अब संधि को भी तोड़ सकते हैं हम आगे, सम प्लस धी। ठीक है, यहां तो संधि हो रही है, लेकिन ये अभी उपसर्ग और ये दुरुपसर्ग दोनों ही संस्कृत के उपसर्ग निकले हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस में दो उपसर्ग हैं, तो यहाँ पे आराम से निकल जाएंगे, दो उपसर्ग हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई दुर वाली कहानी, एकदम अलग दिख रहा है शब्द। अब है दुस। दुस का अर्थ भी वही होता है जो हमने ऊपर दुर का पढ़ा था, कठिन या बुरा। लेकिन इससे बनने वाले शब्द जो है वो बिल्कुल अलग बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखिए आप, दुश्शील, विच्छेद करेंगे तो दुहु भी बन सकता है और दुस भी बन सकता है। फिर शील। अब याद करें, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि में हमने ये पढ़ लिया है। अगर वो संधि पूछता है तो दुहु को प्राथमिकता देंगे, उपसर्ग पूछता है तो हम दुस को प्राथमिकता देंगे। तो दुस से के बाद में ये तालविषय होता है, तो ये से भी तालविषय में बदल जाता है, तो दुश्शील बन जाएगा ये वाला शब्द। बहुत अच्छा शब्द है। ऐसे ही दुशासन पढ़ चुके हैं आप संधियों में, दुस प्लस शासन। ठीक है, इस तरह से ये दुस उपसर्ग यहां पर निकलेगा। अब देखिए एक और, जैसे बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, दुष्कर। क्या बनेगा? दुस, पहले दुहु निकाल देते हैं अपन यहां पे, क्योंकि सब में दुहु तो बनेगा ही बनेगा, प्लस कर। कर यानी करना, दुस यानी कठिन, जिसको करना कठिन हो। ये वन वर्ड में भी पूछा जाता है, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी दुहु प्लस कर, यानी जिसको करना कठिन हो। अब आप ये देखें जरा कि केवल रे और केवल से, इस वाले से के लिए परीक्षाओं में कई बार आपको इस तरह का शय भी मिलेगा ऑप्शन में, आपको ऑप्शन में इस तरह का शय भी मिलेगा। लेकिन आप ये गांठ बांध लें, आप ये ध्यान कर लें पूरी तरह से कि इस तरह के उपसर्ग हमें कभी भी किसी भी शब्द में से नहीं निकालने हैं।
जैसे वो दुश्शील शब्द दे दे और पूछे कि क्या इसमें ये उपसर्ग है क्या, बोले नहीं, ये तो होता ही नहीं है। ये षटकोण वाला, ताला विषय वाला, ये दोनों कभी भी दु के साथ आते ही नहीं है, यानी इस तरह का कोई उपसर्ग नहीं होता है। ये मूल रूप से दुस होता है जो कि इस दुहु से बना हुआ होता है। तो इसके पैटर्न अलग, कई किताबों में दोनों को ऑब्लिक करके एक ही माना गया है, जो कि गलत है। आपको अलग अलग उपसर्ग हैं, ये अलग अलग तरह के शब्द बनाते हैं, इनकी शब्द संरचना अलग अलग होती है, हमें इनको अलग ही पढ़ना है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। आगे चलते हैं, 12 उपसर्ग हो चुके हैं। संधि जिन्होंने ठीक तरीके से, मैं बार बार यही कहूंगा कि संधि जिन्होंने ठीक तरीके से पढ़ी है उनको उपसर्ग चुटकियों में हल होने वाले हैं। अब ऐसे ही दुर और दुस हमने पढ़े, ऐसे ही निर और निस वाले शब्द हैं। देखिए, निर और अगला है निस, वही सेम कहानी इनकी है। ये भी निही उपसर्ग से निकले हुए, निही से निर बना है और निही से ही निस बना है। अर्थ क्या देते हैं ये? बिना, रहित, इस तरह का ये क्या अर्थ देते हैं? निषेधात्मक अर्थ देते हैं, निषेध, इस तरह का ये अर्थ देंगे दोनों ही। ठीक है, अब पर आप ये देखें कि इनसे कौन कौन से शब्द बनते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैसे आप ये देखें, एक निरोग, बहुत अच्छा शब्द है। अगर कोई पूछे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो ये दोनों निर और निस वाले उपसर्ग के साथ में आपको एक और उपसर्ग मिल सकता है, नी। ठीक है, ये नी उपसर्ग भी आपको मिल सकता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका अर्थ, तीनों का कंपेरेटिव पढ़ेंगे हम। बड़ा या विशेष इसका अर्थ होता है। तीनों को हम पढ़ेंगे, नी से बनने वाले तीन ही उपसर्ग अपने संस्कृत के उपसर्गों में शामिल है। इसका अर्थ होता है बड़ा या विशेष। ठीक है, अब निरोग शब्द देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो हम एक बार तो एकदम चकित हो जाएंगे कि भाई इसमें तो क्या उपसर्ग होगा। या तो निर पूछेगा, या निस पूछेगा, या नी पूछेगा, या ये वाला भी नहीं पूछ सकता है। लेकिन अगर हमें सही पता है कि ये इस निर उपसर्ग से बना है, तो हम आराम से बता देंगे। यहाँ पर अब देखें आप कि यहाँ परिवर्तन संधि हो रही है। निरोग में व्यंजन संधि का उदाहरण है निर प्लस रोग। ठीक है, निर प्लस रोग, और मूल रूप से हालांकि निही प्लस रोग भी हो सकता है, लेकिन ये हमने व्यंजन संधि में पढ़ा है निर प्लस रोग से। ठीक है, तो यह बहुत अच्छा शब्द है। ऐसे ही निरामे शब्द बनता है, क्या निकलेगा इसमें? निर प्लस आमे, निर प्लस आमे। आमे का मतलब भी रोग होता है, यानी कि जो रोग से रहित हो वो निराम है। निरोग का मतलब भी होता है जो रोग से रहित हो, जो बिना रोग, यानी स्वस्थ व्यक्ति को निरोग या निरामे कहा जाता है। और भी शब्द है इसकी, जैसे निरामिष। देखिए, अब यहां भी संधि नहीं हो रही है, पर टूटेगा ये शब्द यहां से, निर प्लस आमिष। आमिष का मतलब होता है मांस, निरामिष। ठीक है, निरामिष का सामिष और निरामिष। निरामिष, आमिष का मतलब क्या होता है? मांस। तो मांस के रहित, जो बिना, यानी कि जो निरामिष भोजी, निरामिष भोजी का मतलब शाकाहारी को कहा जाता है, और सामिष का मतलब होता है जो मांस खाता है। ठीक है, तो निरामिष का मतलब हो गया एक तरह से शाकाहारी, या जो मांस नहीं खाता है वो हो गया निरामिष। तो निर प्लस आमिष, ये शब्द बनेंगे निर से। लेकिन निस शब्द से बनने वाले शब्द ही अलग होंगे। जैसे देखिए, निष्फल, क्या निकलेगा? निस प्लस फल, संधि हो रही है, बिल्कुल हो रही है, वर्ण परिवर्तन हो रहा है ना। से का षटकोण बन रहा है, मतलब वर्ण परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब यहां पर संधि हो रही है और उपसर्ग भी निकल रहा है। अब देखिए, यहां पर निर नहीं है, बल्कि क्या है? निस शब्द है। हमें बार बार, अच्छा ये एक और शब्द है जो बार बार परीक्षा में, निस्तेज, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्या है ये? निस्तेज। क्या निकलेगा? निस प्लस तेज। यहां संधि हो रही है क्या? नहीं, यहां संधि यहां नहीं हो रही है शब्द में, लेकिन अगर इसमें निही उपसर्ग लगा दिया जाए, निही प्लस तेज, तो यहां विसर्ग संधि मानी जाएगी। लेकिन यहां कोई संधि नहीं है, देखें आप। ठीक है, तो आप इन शब्दों को थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उपसर्गों में वास्तव में कुछ भी नहीं है, केवल संधि के ही तरह से
एक संयोग रूप में जुड़ते हैं ये, और संयोग रूप में जुड़ेंगे तो हम आराम से पहचान ही लेंगे, लेकिन संधि रूप में भी अगर ये जुड़ेंगे तो जिन्होंने संधि पढ़ी हुई है उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। बस आपको इतना याद रखना है कि कौन कौन से संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। ठीक है, अगला देखिए नी उपसर्ग का मतलब होता है बड़ा या विशेष। अच्छा शब्द है ये, अच्छा उपसर्ग है। जैसे देखिए न्याय, अच्छा शब्द है, नी प्लस आय, अब इसमें न्याय बन जाएगा। कौन सी संधि का उदाहरण है? ये बन रहा है भाई, ई का ये, ई को यणची यानी यण संधि का उदाहरण है। हमको संधि का भी ज्ञान होना जरूरी है। आप इन शब्दों में अगर उपसर्ग मिल रहा है तो क्या संधि बना रहा है या नहीं बना रहा, ये जानकारी भी आप पढ़ेंगे और संधि का वीडियो आप देखेंगे। संधि को एक बार ढंग से पढ़ेंगे तो आपको इस चीज के बारे में भी पता चल जाएगा। देखिए शब्द है न्यून, बिल्कुल वही शब्द है, नी प्लस ऊन, ऊन यानी कम, न्यून कमी को दिखा रहा है। न्यून विशेष प्रकार की कमी, न्यून यानी जो कम है उसको दिखा रहा है न्यून। ठीक है, न्यास, ठीक है, इस तरह के शब्द यहां से निकलेंगे नी उपसर्ग से बनने। अच्छा, संयोग वाले शब्द भी ये बनाता है, जैसे नियम है, ठीक है, निबंध है। बस यहाँ पे अपन को दिमाग ही नहीं लगाना, यहाँ तो आराम से पता चल रहा है कि यहाँ नी उपसर्ग कैसे निकल रहा है। ठीक है, ये 15 उपसर्ग हो चुके हैं, नी तक हम पढ़ चुके हैं इनको। अब देखिए अगला 16वां उपसर्ग है प्र। प्र उपसर्ग, प्र से बनने वाले, हम एक बार उपसर्गों को लिख लेते हैं सबको। प्र, परा, प्रति, और परी। ठीक है, अब देखिए इनका थोड़ा थोड़ा क्या अर्थ निकलता है, उस अर्थ की जानकारी भी हमें जरूरी है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी प्र से पैसे बनने वाले आप इनको याद करने का तरीका है। जैसे ऐसे बनने वाले 8 हो गए, ऊ से बनने वाले उत, उद और उप वाले 3 उपसर्ग हो गए, नी से बनने वाले नेर, निस, नी 3 हो गए, दै से बनने वाले दुर्दुस हो गए 2 हो गए। इस तरह हमको इनको याद रखना है। पैसे बनने वाले 4 उपसर्ग है, प्र, परा, प्रति और परी। इनका अर्थ क्या है वो एक बार देखेंगे। देखिए जैसे प्र का मतलब होता है आगे या विशेष के अर्थ में भी ये प्रयुक्त होता है प्र। अब देखिए कैसे शब्द बनाएगा ये, जैसे प्रमाण। अब यहां पर देखने में तो ऐसा लगेगा आपको कि जैसे कोई संधि हो ही नहीं रही है। क्या ऐसा लग रहा है ना आपको, क्या कोई संधि नहीं हो रही है, क्योंकि प्र अलग दिख रहा है, मान अलग। लेकिन अगर आपने विसर्ग संधि, इसको व्यंजन संधि को ठीक से पढ़ा है तो आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही है? प्र प्लस मान, ये न अणे में बदल रहा है। यहाँ पर किसके प्रभाव से? इस रे के प्रभाव से न अणे में बदल रहा है, तो यहाँ पर संधि हो रही है। ऐसे ही शब्द देखिए आप, प्रणीत, यहाँ भी संधि हो रही है, प्र प्लस नीत। ठीक है, तो इस तरह के उदाहरण भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए कई बार क्या होता है, इस तरह के बिल्कुल स्पष्ट प्रेक्षक, इस तरह के उदाहरण, यहां एकदम संधि हो रही है, यहां तो देखने में लग रहा है संधि नहीं हो रही लेकिन हो रही है। यहां देखें आप, प्रे प्लस ईक्षक। अब देखें आप, प्रे में क्या है? ए है और ये ई है। ए के बाद में ई होने से क्या बनता है? ए बनता है। कौन सी संधि है? पढ़ा होगा आपने, कौन सी संधि है? ये ए ओ अर। कौन सी संधि के उदाहरण है? ये गुण संधि के उदाहरण है। गुण संधि क्या बनते हैं गुण संधि में? ए बनता है, ओ बनता है और अर बनता है। संधि में हम पढ़ चुके हैं। प्रश्न पूछ ले कौन सा उपसर्ग है और कौन सी संधि है, तो हम आराम से बता देंगे। प्र तो उपसर्ग है और गुण संधि इसमें हो रही है। ठीक है, अब देखिए परा। परा का मतलब होता है परे, उल्टा, विपरीत। इस अर्थ में ये प्रयुक्त होता है परा शब्द। काफी अच्छा शब्द है, एकाध शब्दों में ये कंफ्यूज करता है। वैसे तो इसमें संधि तो मिलती नहीं है, जैसे पराभव है, परामर्श है। बस आपको ये देखना है, पराभव, परामर्श, पराकाष्ठा, इस तरह के शब्द। लेकिन एक शब्द है जो इनके साथ बार बार में वो संधि में पूछा जाता है, इस परा को कंफ्यूज करने के लिए, पराधीन। ये सारे शब्द एक साथ दिए जाते हैं और विद्यार्थी को पूछा जाता है कि बताइए कौन से शब्द में इन चारों में से पर
या परा उपसर्ग नहीं है। तो लग रहा है यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे पराभव किसी ने पढ़ा हुआ है, भव दिख रहा है, काष्ठा दिख रहा है, दीन दिख रहा है, मर्श दिख रहा है, तो उनको लगता है शायद मर्श कोई शब्द नहीं होगा तो इसको करे आते हैं, लेकिन ये गलत है। मर्श शब्द है, वी उपसर्ग लगाने से विमर्श भी बनता है, ठीक है। परा उपसर्ग लगाने से परामर्श बनता है, वी उपसर्ग लगाने से विमर्श बनता है। यहाँ पर ये जो शब्द है पराधीन, इसमें पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन शब्द निकलेंगे। पराधीन में पर उपसर्ग है भाई, और पर उपसर्ग जो है वो अव्यय है जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है। पर का मतलब दूसरा, और अधीन यानी जो दूसरे के अधीन हो। अभी हमने इसमें भी संधि पढ़ी थी, अधि प्लस इन, तो यहाँ उपसर्ग कौन सा निकल रहा है, एक तो अधि उपसर्ग है और एक पर उपसर्ग है, तो ये परा का इसमें कोई मतलब नहीं है। इस शब्द को बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह परा शब्द को हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रति शब्द है अगला, इसका मतलब होता है, प्रति का मतलब प्रत्येक, प्रति क्या मतलब क्या होता है, प्रत्येक। अब देखिए कैसे, खुद प्रत्येक में ही सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रति प्लस एक। देखिए यहीं पर ये उपसर्ग निकल रहा है, प्रत्येक में क्या उपसर्ग निकल रहा है, प्रति प्लस एक। प्रत्येक, यहां भी संधि हो रही है और उपसर्ग भी निकल रहा है, प्रति उपसर्ग निकल रहा है, संधि भी हो रही है और उपसर्ग भी निकल रहा है। जैसे प्रत्यर्पण, देखिए शब्द कैसे बनेगा, प्रति प्लस अर्पण, प्रति उपसर्ग निकल गया, क्या बन गया। अभी संधि देखें आप, ई को यणची यानी कौन सी संधि बन रही है, ई काय में बदल रहा है, ई तो बदल रहा है ए में, ई काय में बदल रहा है, ये में बदल रहा है यहाँ पर, और एक ही मात्रा लग रही है, मतलब ई को यणची। ये दोनों ही यण संधि के उदाहरण है, दोनों ही किसके उदाहरण है, यण संधि के उदाहरण है। इस तरह प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए कुछ और शब्दों पर हम चर्चा करें, जैसे प्रत्यक्ष शब्द है, अभी हमने चर्चा की थी इसकी, प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष पढ़ा था, प्रति उपसर्ग है, प्रत्यक्ष बन जाएगा। और ये अक्ष शब्द ये क्या है, मूल शब्द क्या है, ये अक्षी यानी आंख, और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और प्रति का मतलब सामने भी होता है। प्रत्यक्ष जो हमारे सामने, आंखों के जो सामने होता है वही तो होता है प्रत्यक्ष, ठीक है। तो इस तरह ये शब्द बन जाएगा। परि, अगला उपसर्ग है परि, परि का मतलब होता है चारों ओर। परि जैसे पर्यावरण शब्द में हम बहुत पढ़ते हैं इसको। देखिए अब जैसे मान लो संयोग वाले शब्दों में परिक्रमण आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ परि उपसर्ग निकल जाएगा, परिभ्रमण शब्द निकल जाएगा। लेकिन कई शब्दों में, अधिकांश शब्दों में संधि वाले शब्द भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पर्यावरण, क्या शब्द पूछेगा, पर्यावरण पूछेगा, परि प्लस आवरण, ठीक है, परि प्लस आवरण शब्द से बनेगा पर्यावरण, ठीक है। ऐसे ही पर्यूषण, जैनियों के जो त्योहार होता है पर्यूषण बोलते हैं, यहां भी परि उपसर्ग है, परि प्लस उषण, ठीक है, क्या बन जाएगा ये, पर्यूषण का परि प्लस उषण बन जाएगा। तो इस तरह प्रे, परा, प्रति, परि, ये हिंदी के पैसे बनने वाले 4 उपसर्ग हैं जिनको हमें याद रखना है कि भाई पैसे बनने वाले भी 4 उपसर्ग हैं। अब देखिए कितने हो गए हैं, ये 19 उपसर्ग हो चुके हैं। 3 उपसर्गों की और हम चर्चा करेंगे। देखिए बहुत सरल है तीनों उपसर्ग, सम, सु और वी। से से बनने वाले 2 उपसर्ग हैं, सम और सु। 20 नंबर पे सम, और ये देखिए सु, और यहाँ लास्ट और बचा है 22वां, इसको भी हम यहीं लिख लेते हैं। अब देखें आप, से बनने वाले 2 उपसर्गों को, इस सम का मतलब क्या होता है, समान। सम का मतलब किस अर्थ में लेते हैं हम इसको, समान अर्थ में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे बनने वाले शब्दों में कई बार संधि नजर आती है, कई बार नहीं आती। तो यहाँ देखिए सम्मान में एकदम सिंपल है, सम प्लस मान, तो यहाँ पर कोई संधि नहीं हो रही है। लेकिन अगर कुछ शब्द आ जाएं जैसे संतोष, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ संधि हो रही है सम प्लस तोष के बीच में,
सम प्लस, तो उसमें संधि हो रही है और यहाँ पर क्या बन रहा है, ये मैं का क्या बन रहा है, अनुस्वार बन रहा है। पंचमाक्षर है, इसके क्या क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है, इसलिए यहाँ पर संधि हो रही है। संकल्प शब्द है, यहाँ भी संधि हो रही है, आप देखें सम प्लस कल्प। इस तरह ये सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संस्कृत शब्द भी इसी सम उपसर्ग का ही उदाहरण है। सम प्लस कृत, यहाँ देखिए मैं का तो बन जाएगा अनुस्वार और से का आगम हो जाएगा। यहाँ पर हमने संधियों में इन सारे शब्दों की चर्चा की है, तो आप वो संधि देखें एक बार, जिन्होंने संधि ठीक पढ़ी है उनको दिक्कत नहीं आएगी। सु उपसर्ग है अगला, सु का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये उपसर्ग है, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला उपसर्ग है। ये स्व से हमको कंफ्यूज करेगा, ये देखना स्व से कंफ्यूज करेगा। स्व को हमने संस्कृत के उपसर्गों में नहीं शामिल किया है, स्व को हमने अव्यय में शामिल किया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले सु से बनने वाले शब्द देखें आप, देखिए स्वच्छ बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। सु प्लस अच्छ या अच्छा, दोनों में से कोई भी आ जाए, दोनों ही सही है। देखिए यहाँ पर ऊ का वे बन जाएगा, ऊ का क्या बन रहा है, वे बन रहा है, इसलिए उपसर्ग कौन सा निकलेगा, सु उपसर्ग निकलेगा। ऐसे ही एक शब्द है स्वल्प, तो इसमें उपसर्ग जो निकलेगा वो निकलेगा सु प्लस अल्प। येरे लेवे बन रहे हैं, इको यणची, यण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है, ये यण संधि के उदाहरण है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये स्वच्छ शब्द हमें ऐसा लगता है एक बार देखने में कि जैसे इसमें स्व उपसर्ग है क्या, तो ध्यान रखें आप, इनमें स्व उपसर्ग यहाँ पर नहीं है, ठीक है, सु उपसर्ग है इसमें। वी का मतलब होता है विशेष, ठीक है। अब देखिए ये वी उपसर्ग जो है शब्दों में प्रभावशीलता लाता है। यहाँ पर विज्ञान शब्द बना, किसी भी प्रकार की कोई संधि नहीं हो रही है, वी प्लस ज्ञान से बन गया, लेकिन वी से बनने वाले बहुत सारे शब्द हैं जिनमें संधि होती है। जैसे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है व्यवहार। सबसे पहले हम जब इसका विच्छेद करेंगे तो वी प्लस अव प्लस हार ये शब्द निकलेंगे। आप देखें यहाँ पर वी और अव दो उपसर्ग यहाँ पर हैं, और किस प्रकार से वी ई जो है ये में किस में बदल जाता है, ये में बदल जाता है, और उसमें फिर ए की मात्रा लग जाती है। इसका मतलब वी किस में बदल रहा है, ई किस में बदल रहा है, ये में बदल रहा है। तो ये भी यण संधि का उदाहरण है, व्यवहार। देखिए और शब्द है इसके व्यय, वी प्लस ऐसे बनेगा व्यय, ठीक है। व्यास, वी प्लस आस से बन जाएगा व्यास। तो इस प्रकार से ये संस्कृत के जिन उपसर्गों की हम चर्चा कर रहे थे वो 22 उपसर्ग हैं, जिनसे संयोग से भी शब्द बनते हैं और संधि से भी शब्द बनते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अव्ययों के साथ, हिंदी के उपसर्गों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।